हेलो दोस्तों, आर्य रोचक कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। पूजा ने पालने में सोई अपनी नवजात बच्ची को मुस्कुराते देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। पूजा उसमें अपना और नीरज का अश्क ढूंढने की कोशिश करने लगी। नीरज को एक बेटे की चाह थी, जबकि वह बेटा चाहती थी, क्योंकि वह नीरज के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। पूजा एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। नीरज की बुआ उनके पड़ोस में रहती थी। वे ही नीरज का रिश्ता उसके लिए लाई थी। नीरज मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। पूजा के माता पिता को नीरज पसंद थे, इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद पूजा नीरज के साथ मुंबई आ गई। नीरज एक अपार्टमेंट में 7वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। नीरज अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। कुछ भी समय बाद पूजा ने नीरज को 2 से 3 महीने की खुशखबरी सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। अब नीरज उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे। उसी दौरान नीरज के प्रमोशन ने उनकी खुशी को 2 गुना कर दिया, परंतु काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज़्यादा व्यस्त रहने लगे। पूजा दिन भर अकेले काम करते थक जाती थी, इसलिए दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण पूजा भी ज़्यादातर घर में ही रहती थी, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली रामाबाई को उन्होंने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। रामाबाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं, पति स्कूल में चपरासी है। इससे अधिक जानने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी। रामाबाई सुबह 8 बजे काम पर आ जाती और करीब 10 बजे तक काम निपटाकर चली जाती। जब वह काम करने आती तब नीरज के ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए पूजा ज़्यादातर नीरज के लिए नाश्ता और टिफ़िन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे रामाबाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह पूजा के छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर पूजा का मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मिचलाने लगा था और उसके लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। यह देखकर एक दिन रमाबाई ने उसके आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूँगी और शाम को साथ ले जाया करूँगी। पूजा और नीरज को उसकी बात जच गई, इसलिए उन्होंने हाँ कह दिया। अगले ही दिन रामाबाई अपने साथ 22-23 वर्ष की लड़की को साथ ले आई। उसने उसका नाम गीता बताया। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। पूजा को उसके गूंगे होने पर बहुत तरस आया। गीता उसके घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से समय से पहले कर देती। वह पूजा को समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती। पति पत्नी दोनों गीता के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी नीरज को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता था, तब पूजा गीता को रात में घर में रोक लिया करती थी। गीता नीरज का कुछ विशेष ही ध्यान रखती थी, परंतु पूजा को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसलिए उसने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन दिनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण वह परेशान भी रहती थी। हालांकि पूजा को गीता का नीरज के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण वह इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो उसे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही है। इस बीच पूजा का 4था महीना शुरू हो गया था। उस दिन नीरज ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने लगे।
पूजा की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने गीता को रात को घर पर रोक लिया। खाना खाकर वह बेडरूम में आराम करने लगी और नीरज अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाज़ से उसकी नींद टूटी। नीरज बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज तेज बोलने की आवाज़ आ रही थी। वह ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहाँ का दृश्य देखकर अवाक रह गई। गीता एक ओर खड़ी होकर रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। पूजा को देखकर नीरज हकबका कर सफाई देने लगे। पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। यह अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे धकेला तो इसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। गीता लगातार रोए जा रही थी। वह पूजा के गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर पूजा का चेहरा तमतमा उठा। उसके अंदर की औरत जैसे जाग उठी। बोली, मुझे आपसे कतई यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। पूजा, यह झूठी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नीरज लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। चाय सामने है और फिर क्या अब छी, कहते हुए गीता को अपने बेडरूम में ले आई। पूजा ने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। गीता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पूजा ने गीता के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। पूजा मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर गीता को रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन रामाबाई के आते ही गीता ने रो रो कर और इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार नीरज की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर रामाबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने उसके सामने ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पूजा और नीरज ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? गीता की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या करती? रामाबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी उनके सामने खड़ा था। नीरज उसे और रामाबाई को अपनी सफाई देते रहे। फिर दोनों ने उसकी एक न सुनी। पूजा दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने नीरज को थाने चलने को कहा। नीरज बहुत घबरा गए। वे मिन्नत करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर रामाबाई और नीरज में समझौता करवा दिया। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ से पूजा की तंद्रा भंग हो गई। वह भूतकाल से वर्तमान में लौट आई। वह उठकर बैठने का प्रयास करने लगी। तभी बाहर से नीरज उसके माता पिता के साथ कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर पूजा के पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे, हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है। पूजा की माँ ने नीरज से बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। पूजा, कैसी हो? बाबूजी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, पूजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तुमने जूस नहीं लिया? यह लो, जूस पी लो। नीरज ने जूस का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। पूजा धीरे धीरे जूस पीने लगी। नीरज के माथे पर बालों की एक लट झूलती बड़ी अच्छी लग रही थी। पिछले 2 दिनों से वे अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। उसे पालने में लिटाकर माँ ने उसके हाथ से जूस का खाली गिलास ले लिया। नींद आ रही है तो भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। फिर उसके बाबूजी ने से बोली, आप भी नहा लीजिए। नीरज बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। पूजा को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने उसने बड़े ही कष्ट से काटे थे। वह मानसिक और शारीरिक यातना से गुजरी थी। गीता वाले हादसे के बाद वह नीरज के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से उसने चुप्पी साध ली। आज भी वह यह सोचकर कांप जाती है कि अगर उसने अलग होने का फैसला कर लिया होता और अपने मायके लौट जाती तब कितना बड़ा अनर्थ हो जाता।
वह तो गनीमत थी कि डॉक्टर की सलाह मानकर उसने रोज़ पार्क जाना शुरू कर दिया था। वहीं उसकी मुलाकात तनुजा से हुई। तनुजा उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली है जो गूंगी है। तो पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा। नाम है उसका? कांपते होठों से पूजा ने पूछा। गीता। बेचारी बोल नहीं सकती। मेरी बाई की बहन है, तनुजा ने जवाब दिया। पूजा का दिल अनजाने डर से कांप उठा। उसे लगा कि अगर तनुजा को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। पूजा ने तनुजा से मेल जोल कम कर दिया। तनुजा का फ़ोन भी वह नहीं उठाती। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर तनुजा उससे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह उससे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने उससे बातचीत की। उसके होठों से हंसी जैसे गुम ही हो गई थी। 2 ही दिन बाद तनुजा उसे फिर से पार्क में मिल गई। बहुत उदास और बीमार सी लगी। पूजा इसका कारण पूछे बिना रह नहीं सकी। थोड़ी सी नानुकुर के बाद तनुजा टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर पूजा सकते में आ गई। तनुजा ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। तनुजा के मोबाइल में गीता का फोटो था, इसलिए उसके प्रति उसका संदेह गहरा हो गया। उसने अपनी आप बीती तनुजा को सुनाई। तब दोनों ने तय किया कि गीता के बारे में पता लगाएंगी। और फिर एक दिन वे दोनों गीता और रामाबाई के बारे में पूछते पूछते उसके घर जा पहुंची। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। दोनों बहनें अपने आप को समझती क्या हो। पानी की बाल्टी पकड़ी एक औरत बोली, खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको। दूसरी आवाज़ आई। तनुजा और पूजा वहीं रुक उनकी लड़ाई देखने लगी। दोनों यह देखकर हैरान रह गई कि गीता फर्राटे से बोल रही थी, सबसे पहले हम दोनों पानी भरेंगी। तुम सब चुड़ैले सुबह सुबह हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? गीता चिल्ला रही थी। तनुजा पूजा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह गीता गूंगी नहीं है, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है। तनुजा ने कहा, हाँ पूजा, इसका मतलब है इन दोनों ने जो हमारे साथ किया यह सोची समझी साजिश के तहत किया। तनुजा ने गुस्से से कहा, इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। पूजा बोली, चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। तनुजा ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। घर आकर उन्होंने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उसके सहयोग से उन्हें पकड़वाएंगे। फिर चारों थाने में गए और उनके साथ हुई ठगी की आप बीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नव दंपत्ति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपत्ति के साथ मिलकर उनका भांडा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। कुछ ही दिनों में रामाबाई और गीता ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई। और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया था वह रामाबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। उन तीनों की ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। पूजा की माँ उसके लिए नाश्ता ले आई थी। उन्होंने पूजा के सिर पर प्यार से हाथ रखा तो पूजा मुस्कुरा दी।